मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल. In this session, we'll be doing questions from IIM Kozhikode BMS Aptitude Test 2025. Or this is the second session. First session we discussed first 25 questions from quantitative section. In this session, we'll be doing next 25 from question number 26 to question number 50 from the test. Start करते हैं. And if you've not already subscribed, make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon और साथ में session को भी like कर देना. If you have any questions or queries, you can always message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari and let us start the session. So first question. A lift carrying 50 passengers from the ground floor of a 100-storied building is moving upwards. The lift stops at the first floor, second floor and third floor, and then it skips the fourth floor, again stops at the fifth floor, sixth floor and seventh floor, then skips the eighth floor and so on. तो ऐसे ही कंटिन्यू करती है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन स्किप्स फोर्थ, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, स्किप्स एट्थ, फिर नाइन्थ टेंथ इलेवंथ, स्किप्स ट्वेल्थ, यानी कि एवरी फोर का मल्टीपल द लिफ्ट इज स्किपिंग. पैसेंजर्स गेट डिस्चार्ज इन अ पैटर्न, तो उनका भी एक पैटर्न है 2 3 3 2 3 3 2 3 3 एंड सो ऑन. ऑन विच फ्लोर डज द लिफ्ट बिकम एम्प्टी. ओके, सो पहले पैटर्न देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो फ्लोर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, or a number of persons who are going to get discharged on that floor. तो फ्लोर नंबर 1 पे there will be 2 persons, फ्लोर नंबर 2 पे 3, फ्लोर नंबर 3 पे 3 और फ्लोर नंबर 4 पे स्किप कर रही है तो 0 होगा. देन अगेन 2 3 3 देन 0. सो बेसिकली देयर इज अ साइकिल ऑफ 4 फ्लोर्स और टोटल 4 फ्लोर्स में कितना डिपार्ट हो रहा है, कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं, 2 + 3 + 3 यानी कि 8 पर्सन्स, 8 पर्सन्स इन 4 फ्लोर्स. और हमें टोटल पर्सन्स कितने गिवन है, 50. टोटल पैसेंजर्स है 50. तो 50 के पास तक पहुंचो, 8 का मल्टीपल, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 48, यानी कि 48 पैसेंजर्स विल गेट डिस्चार्ज इन 4 × 6 24 फ्लोर्स. 24 फ्लोर तो ब्लैंक होगा, वहां पर कोई डिस्चार्ज नहीं करेगा, बट बाई 23rd फ्लोर 48 पर्सन विल बी डिस्चार्ज. जस्ट इन केस अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे 48 होते तो आंसर क्या होता, इफ देयर आर 48 पैसेंजर्स तो आंसर हमारा 23 फ्लोर्स होता है, क्योंकि 24 तो 0 होगा. तो इन दैट केस 23 फ्लोर्स आंसर होता फॉर 48 पैसेंजर्स. ये ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि 24 पे तो 0 आ रहे थे. तो 48 के लिए 23rd फ्लोर होता है, बिकॉज 24th फ्लोर पे 0 आया. बट हमें टोटल नंबर 50 गिवन है, तो 24 पे 0 हो गया, और 24th फ्लोर पे विल बी हैविंग 2 पैसेंजर्स गेटिंग डिस्चार्ज. तो 48 + 2 50 हो जाएगा, 50 कंप्लीट हो जाएगा. दैट एम्प्लाइज कि 25th फ्लोर पे द लिफ्ट विल बी एम्प्टी. ओके, ठीक है, simple question. Next one. A trader declares that he will sell his commodity at 10% profit over his cost price. However, he alters his weighing balance to sell 10% less to each customer. What is his true profit margin in the percentage terms? तो क्या कर रहा है ट्रेडर, ट्रेडर इज डिक्लेयरिंग दैट ही विल सेल द कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट. तो 10% प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा. एडिशनली ही इज ऑल्सो चीटिंग by altering his weighing balance to sell 10% less. So let us assume in this question कि cost price of the trader that is equal to ₹100 per kilogram. ठीक है, assume किया हमने कि ₹100 per kg that is the cost price. तो ideally he is saying that he will be selling this at ₹110 क्योंकि 10% का प्रॉफिट लेगा. तो सेलिंग प्राइस विल बी ₹110 per kg. एक kg का he will be taking ₹110. But there is another catch that he is altering his weighing balance so that he sells 10% less. यानी कि 10% लेस सेल कर रहा है का मतलब क्या हुआ, he will be giving 10% लेस. तो instead of giving 1 kilogram he will be giving 900 grams. So he will actually be giving 900 grams instead of 1 kg. ठीक है, एक्चुअल 900 ग्राम्स दे रहा है, बट क्लेम कर रहा है कि उसने दिया है 1000 ग्राम्स. क्लेम इज 1000 ग्राम्स, बट एक्चुअल अमाउंट दैट ही हैज गिवन इज 900 ग्राम्स. तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट डिपेंड करेगा कितना वो अमाउंट दे रहा है. तो दे रहा है 900 ग्राम्स, तो कॉस्ट उसका 100 रुपीज़ थोड़ी होगा, कॉस्ट होगा 90 रुपीज़ proportional to 900 grams. लेकिन 9/10 ऑफ 100 दैट इज इक्वल 90 रुपीज़. तो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट हुआ है 90 रुपीज़ और ही इज टेकिंग 110 रुपीज़ फॉर दिस, यानी कि प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का. बेस क्या है हमारा, बेस है 90, तो 20/90 into 100 दैट विल बी द आंसर, which will be 200/9, which is 22.22%. 22.22% profit.
ठीक है, ये क्वेश्चन अगर और कॉम्प्लेक्स करना हो और भी वेरिएबल्स ऐड हो जाए तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इस अप्रोच से करते हैं। तो बेटर अप्रोच क्या होगा ऐसे केस में, रेशियो मेथड को फॉलो करने का। मैंने एक प्रॉपर सेशन बनाया हुआ रेशियो मेथड पे, लिंक पिन कर दूंगा टॉप पे, ठीक है, लिंक का कार्ड डाल दूंगा ऊपर, तो वहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो सेशन को। 15 मिनट से तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी, कुछ भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर पाओगे। बट अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी समझते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड में हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम जो भी स्टेप ले रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो उसकी वजह से व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द सीपी एंड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द एसपी, इफेक्ट ऑन द एसपी। ठीक है, सो 10% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि इफेक्ट क्या होगा, इफ 10 रुपीज इज द कॉस्ट, 10% मतलब क्या हुआ, 1/10। इफ 10 रुपीज इज द कॉस्ट, 11 रुपीज विल बी द रेवेन्यू। तो 10:11 का रेशियो आएगा इन सीपी एंड एसपी। ठीक है, सिमिलरली इफ ही इज अल्टरिंग हिज वेइंग बैलेंस, तो 10% लेस सेल कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट को अकेले देखो, तो 10% लेसर सेल कर रहा है, यानी कि 1/10 लेसर सेल कर रहा है, तो उसको देना चाहिए था 10, बट दे रहा है 9। उसकी वजह से उसका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, लेसर दे रहा है यानी उसका कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, तो कॉस्ट 10 की बजाय 9 हो जा रहा है, और पैसा ले रहा है 10 का, तो 9:10 इज द रिलेटिव इफेक्ट। अब यही दो स्टेप्स हैं हमारे पास, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारा फाइनली रेशियो आ जाएगा CPSP का 9:11, यानी कि प्रॉफिट हमारा हो रहा है 2 यूनिट्स का ऑन द बेस ऑफ 9, तो 2/9 विच इज 22.22%, प्रॉफिट विल बी देयर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। zeros यानी कि रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0 are in the ratio 1:2, and we have to assume the coefficients to be non-zero. Which of these is one of the zeros? तो कौन सा आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन? रूट्स हमारे क्या गिवन है, रेशियो है 1:2। इफ वन रूट इज अल्फा, अदर रूट विल बी 2 अल्फा। और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ax² plus bx plus c, तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू c/a। और रूट्स हैं अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा इज इक्वल टू -b/3 है, ओके, -b/3 है, दैट इज अल्फा। अब अल्फा -b/3 है तो कहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट यस 2 अल्फा इज ऑल्सो द रूट, 2 अल्फा हो जाएगा -2b/3a विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, दैट दिस मस्ट बी वन ऑफ द रूट्स। ठीक है, सेकंड एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि c/e इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर हमें मिल जाएगा c/2a। तो अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ c/2a। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ c/2a, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फा। अब अगर रिजल्ट पूछता है इस क्वेश्चन में, तो हम कंपेयर कर सकते थे अल्फा की दोनों वैल्यूज को, -b/3 और √c/2a को, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो b²/9a² इज इक्वल टू c/2a। तो 2ab² इज इक्वल टू 9a²c। अब कोफिशिएंट्स क्योंकि नॉन जीरो है तो a जीरो तो होगा नहीं, तो a को कैंसिल कर दो, 2b² इक्वल टू 9ac। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसके अगर अराउंड क्वेश्चन पूछता तो फिर हम इस रिजल्ट को भी चेकआउट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radii of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, the length of a chord of one circle that is tangent to the other. ठीक है, there is a chord of one circle that is tangent to the other. क्या होगा लेंथ? Both circles are concentric, यानी कि center is same for them. Let us say this is the center, point O. Then there is a chord of the larger circle which will be tangent to the smaller one. बिकॉज स्मॉलर की कॉर्ड तो लार्जर पे टेंजेंट हो ही नहीं सकती, टच ही नहीं करेगी, तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड विल बी टेंजेंट टू द स्मॉलर वन। ओके, एंड द प्रॉपर्टी इज फॉर अ कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द कॉर्ड ए बी, एंड इफ फ्रॉम द सेंटर वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, और टेंजेंट है तो सेंटर भी कौन सेंट्रिक है, तो स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है, सिंस ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, तो सेंटर से ज्वाइन करोगे यानी कि रेडियस ड्रॉप करोगे, तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस विल बी परपेंडिकुलर, ओपी is the radius of smaller circle which is equal to 4 centimeter, OP is 4, तो radius is perpendicular to tangent। और सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर कॉर्ड पे हम सेंटर से सर्कुलर ड्रॉप करते हैं तो दैट ऑलवेज बाइसेक्स द कॉर्ड, इजंट इट? सो लार्जर सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये तो रेडियस है नहीं, लार्जर सर्कल का रेडियस तो है नहीं, ठीक है, सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप्स दैट परपेंडिकुलर
bisects the chord, यानी कि AP will be equal to PB. Now if we join OA is equal to the radius of larger circle which is equal to 5. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल OPA, जहाँ पे कि वन साइड इज 4, वन साइड इज 5, हाइपोटेन्यूज 5 है, हाइपोटेन्यूज 5 है और एक साइड हमारा 4 है. तो क्या यहाँ से रिकॉल कर पा रहे हो 3, 4 एंड 5 वाला पैथोमेट्रिक? तो थर्ड साइड मस्ट बी AP मस्ट बी इक्वल टू 3. AP इक्वल टू 3 आएगा और PB भी 3 होगा. तो AP प्लस PB यानी कि टोटल हमारा AB विल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए. ओके, क्या है क्लियर? ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी? सबसे पहले देखी कि इफ देयर इज अ टेंजेंट, if there is a tangent on a circle, in that case, if we connect the point at which tangent touches the circle to the center of the circle, then that is perpendicular. Radius is perpendicular to tangent. ठीक है, if this is point P, PA, तो PA is perpendicular to OA. Second property, that of chord, that if there is a chord AB to a circle, and if you draw perpendicular from point O on that chord, let us say that is OP, so in that case, AP is equal to PB. AP is equal to PB. या vice versa, if we are connecting the midpoint of the chord to center of the circle, in that case, that line is also perpendicular to the chord. Okay, ठीक है, if OP is perpendicular to AB. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि if AP is equal to PB, in that case also OP must be perpendicular to AB. दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, simplify the following: 1 upon log of x on the base 8 minus 1 upon log of x on the base 7 plus 1 upon log of x on the base 6 minus 1 upon log of x on the base 5 and so on. पूरा का पूरा टर्म है और हमें आइडेंटिफाई करना है पूरे एक्सप्रेशन के लिए कि व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू. सो 1 अपॉन log of a on the base b, this implies this is equal to log of b on the base a. तो बेस और जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं इंटरचेंज हो जाते हैं. सो सबसे पहले तो करेक्ट फॉर्म में लिखो इसको. तो log of 8 on the base x minus log of 7 on the base x plus log of 6 on the base x minus log of 5 on the base x plus log of 4 on the base x minus log of 3 on the base x plus log of 2 on the base x. This is total expression. ठीक है, अब log of a minus log of b, this is equal to log of a upon b. तो जो वैल्यूज एडिशन में है प्लस में है उन सबको मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे लॉग वैल्यूज को, और जो वैल्यूज माइनस में है उनको डिवाइड कर दोगे. तो 8, 6, 4 and 2, these will be multiplied. Effectively this will be log of 8 into 6 into 4 into 2 divided by 7 into 5 into 3 on the base x. फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से बचा यहाँ पे 2. ठीक है, सो हो जाएगा इफेक्टिवली log of 8 into 16 into 8 128 डिवाइड बाई 35 ऑन द बेस x. ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा विच इज ऑप्शन सी. तो log of 128 by 35 on the base x, this will be the answer. Okay, next question. If a pole 6 meter high casts a shadow 2 root 3 meters long on the ground, so what will be sun's elevation in that case? तो शेडो का लेंथ है हमारा 2 root 3 और पोल का लेंथ है 6 meters. शेडो का लेंथ है 2 root 3 meters. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा? ठीक है, क्योंकि सन जो है सन भी कास्ट तो कर रहा होगा, सन का एलिवेशन क्या होगा? इफ दिस इज सन, तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 6 अपॉन 2 root 3 which is equal to 3 upon root 3 which is equal to root 3. So tan theta is equal to root 3 and tan 60 degree is equal to root 3, and hence theta comes out to be equal to 60 degrees. Angle of elevation will be 60 degrees. Option A is the answer.
ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If n is less than equal to 4 and 2 is less than equal to m is less than equal to n, and n is less than equal to 5, then what is the greatest possible value of n minus m into n plus m? n minus m into n plus m, this is basically equal to, क्या हो जाएगा, दिस विल बी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. और हमें चाहिए इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, कि हमें मैक्सिमाइज करना है. n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. n स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, m स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली. ठीक है. और हमें गिवन कंडीशन क्या है, n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. फर्स्ट कंडीशन है n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. सेकंड कंडीशन है हमारा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू m, m इज लेस देन इक्वल टू n, n इज लेस देन इक्वल टू 5. यानी कि फर्स्ट के हिसाब से n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, सेकंड के हिसाब से n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. यानी कि डेफिनेटली n इज लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है. और अगर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को हमें मैक्सिमाइज करना है तो n स्क्वायर को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ में है, और m स्क्वायर को मिनिमम करना पड़ेगा. जो सब्ट्रैक्ट करे वो कम से कम हो, जो ऐड कर रहे हो वो मैक्सिमम हो. तो n को मैक्सिमम करो और m को मिनिमम करो. n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कैन बी 4. 5 नहीं हो सकता. 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 5 तो यहाँ कंडीशन गिवन है, बट एडिशनली ये भी तो है कि n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. n मैक्स कैन बी 4. 4 स्क्वायर माइनस m का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है. 2 से छोटा हो नहीं सकता. तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल 12. 12 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी. ओके क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The average of any four consecutive odd positive integers where the first number is a multiple of 3 must be divisible by which of the following. अब फोर कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो इन जनरल भी अगर फोर कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हम लिखे हैं, लेट से हमने लिखा 1357. ठीक है. इन जनरल कोई भी रैंडम, अभी तो कंडीशन को छोड़ थोड़ी देर के लिए, तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज विल बी इक्वल टू 4. 4 यानी इवन नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी इवन. ठीक है. एवरेज इवन होगा, क्यों, मिडिल वैल्यू होगा. अगर 4 के बजाय 5 होते कि 1 3 5 7 एंड 9, तब एवरेज वुड हैव बीन ऑड, बिकॉज मिडिल वैल्यू होता. ठीक है. बट अभी एवरेज क्या आएगा, एवरेज विल बी इवन. तो 4 नंबर्स के लिए एवरेज विल डेफिनेटली बी इवन. ये बात तो क्लियर है कि 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, इजंट इट सो. ठीक है. सेकंड पार्ट ये कह रहा है हमारा कि फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो पहला नंबर 3 का मल्टीपल भी है, तो मान लेते हैं लेट्स से फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल ऑफ 3. तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, सिंस देयर आर कॉन्स्टेंट ऑड नंबर्स, नेक्स्ट नंबर होगा 3 के प्लस 2, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 3 के प्लस 4, एंड लास्ट नंबर विल बी 3 के प्लस 6. okay, so average will be exactly in the middle, 3k plus 2 plus 3k plus 4 by 2, which will be 3k plus 3. Average will be 3 into k plus 3. यानी कि एवरेज इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि क्या हो रहा है अल्टीमेटली, दिस इज 3 into k plus 1. तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, यानी कि 2 का भी है और 3 का भी है, तो 6 का भी होगा. इसीलिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड एग्जाम में. ये क्वेश्चन अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया था बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं. तो दिस डज नॉट मेक सेंस. 2 का मल्टीपल भी है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 3 का भी है और 6 का भी है. ठीक है. हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता कि डी. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर होती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर बाई विच दिस मस्ट ऑलवेज बी डिविजिबल. ठीक है. तो 6 हमारा आंसर होता है उस केस में, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 फॉर श्योर. ठीक है. तो 6 हमेशा डिविजिबल हो रहा है. अच्छा एक बात और देख लेते हैं, तो 3 के है, जब हमने लिखा इसको 3 के, तो ये भी ध्यान रखना है सिंस दिस इज द ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर है तो 3 तो ऑड है ही है, के शुड ऑल्सो बी ऑड, के भी तो ऑड होगा. और अगर के ऑड है तो 3 इंटू के प्लस 1 जब हम कर रहे हैं तो के प्लस 1 क्या होगा, के प्लस 1 तो इवन होगा ना. अगर के ऑड है तो के प्लस 1 इवन होगा, यानी कि ये जो नंबर है हमारा 3 इंटू के प्लस 1, दिस मस्ट बी इवन नंबर. तो वैसे भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से भी, इजंट इट सो. ठीक है. सो दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड हेंस अ मल्टीपल ऑफ 6 फॉर श्योर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट ए इज इक्वल टू a set with 5 elements A, B, C, D and E, the number of subsets that contain exactly 3 of these elements. Very straightforward question of PNC. 3 elements हमें चाहिए, select करने हैं exactly 3 out of these 5. तो number of ways क्या आ जाएंगे, 5 C3. Select any 3 out of 5, तो 5 C3 number of ways आ जाएंगे which is equal to 10. So in 10 ways this can be done. Okay. Next question. There is a 4 in a 5 chance that A can complete the marathon.
there is a 5 in 8 chance that B can't complete the marathon which is independent of A's performance. यानी कि दोनों इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है. A can complete the marathon in 4/5 chance. यानी 4/5 is the probability for A completing the marathon. A complete का probability क्या है? 4/5. And 5/8 is the probability that B cannot complete the marathon. यानी probability of B not completing. And C not completing, that is 5/8. तो B complete करे इसकी probability क्या होगा? 1 minus 5/8 which is equal to 3/8. And then what is the probability that both A and B end up completing? ठीक है, both A and B end up completing. यानी probability of A completing intersection B completing. दोनों complete करने की probability क्या होगा? Since these events are independent, तो probability multiply हो जाएगा. तो probability of A completing multiplied by probability of B completing. तो 4/5 into 3/8. So 3/10 or 0.30 will be our final answer. 0.30 will be our final answer. Is that clear? ठीक है. Next question. 3 bells ring at an interval of 3 hours, 4 hours and 16 hours respectively. If they have rung together once today, what day in the future will they ring together next? If they have rung today once today. अब देखो टाइम इन्होंने गिवन नहीं है, टाइम नहीं दिया इन्होंने क्या कहा कि इफ these 3 bells have rung today once, तो व्हाट डे इन द फ्यूचर विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट. अब सिर्फ इतना भी पढ़ के, क्योंकि लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा टाइम एलसीएम आ जाए 20 आवर्स, तो हम कैसे बता सकते हैं कि अब ये 20 आवर्स बाद आज ही होगा या फिर कल होगा, है कि नहीं. लॉजिकली सोचो कि 20 आवर्स या फिर 16 आवर्स या फिर मान लो 18 आवर्स हमारा वैल्यू आए, या इवन मान लो कि हमारा वैल्यू है 30 आवर्स, तो कैसे बता सकते हो कि वो 30 आवर्स बाद कल होगा या डे आफ्टर टुमारो होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आज किस टाइम पे एग्जैक्टली ये बेल रिंग की है. इजंट इट सो? तो क्या इतनी बात से ये बात समझ में नहीं आ रही? हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, बट स्टिल लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या ये बात हमें क्लियरली हिंट नहीं कर रहा है कि जो आंसर होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 24. बिकॉज अगर 24 आवर्स का गैप है तब हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि अगर 24 आवर्स के बाद में है तो डेफिनेटली टुमारो होगा, क्योंकि आज बेल रिंग की है, 24 आवर्स के बाद में डेफिनेटली टुमारो होगा. बट 20 आवर्स के बाद में डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि आज अगर 1 AM पे रिंग की है तो 20 आवर्स के बाद में भी मतलब आज का दिन ही रहेगा. ठीक है, डिपेंड करता है दिन को कैसे डिफाइन करते हो, तो अकॉर्डिंगली आज का दिन ही रहेगा. इजंट इट सो? 20 आवर्स के बाद में. क्लियर है? सिमिलरली अगर 30 आवर्स है तो वहाँ पे नहीं कह सकते कल का दिन होगा या फिर परसों का दिन होगा, तो डिपेंड करता है. बट अगर 24 आवर्स का मल्टीपल होगा तो वहाँ पे फॉर श्योर कह सकते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा दैट विल बी मल्टीपल 24. इजंट इट सो? भाई क्वेश्चन तो ईजी था, क्योंकि एलसीएम लेना है स्ट्रेट अवे और वैल्यूज हमारी है 3, 4 एंड 16. तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 48 आवर्स के बाद में रिंग करेगा, यानी कि आज किया है तो कल नहीं करेगा, परसों करेगा, डे आफ्टर टुमारो. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head exceeds 0.95? At least one head. Probability of at least one head should be greater than 0.95. इक्वल टू नहीं होगा बिकॉज एक्सीड करना है. ठीक है, एटलीस्ट नहीं है, ग्रेटर देन 0.95 होगा. अब यहाँ पे देखो ध्यान ये देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कैलकुलेट करना मुश्किल होगा. दिस विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो वैल्यू हमारा बढ़ेगा और फिर हमें पता भी नहीं है कि एन का वैल्यू क्या है. तो ईजियर वे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स. बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.95. okay, so take this to right hand side, take it to left hand side, so when 1 minus 0.95, this should be greater than probability of 0 heads. So 0.05, this should be greater than probability of 0 heads. और probability of 0 heads क्या होगा? For n coin tosses, for one toss that is 1/2, for 2 tosses this is 1/2 whole squared, है कि नहीं? क्योंकि हर बार टेल चाहिए. 0 हेड का मतलब क्या हुआ? हर बार टेल चाहिए, तो 1/2 to the power n हो जाएगा. Probability of 0 head will be 1/2 to the power n. So 1/2 to the power n should be less than 0.05, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/20. 1/20 लिख सकते हैं. अब देख लो, तो 1/2 स्क्वायर दिस इज 1/4, 1/2 क्यूब दिस इज 1/8, और 1/8 इज नॉट लेस देन 1/20. ठीक है, 1/8 इज नॉट लेस देन 1/20. 1/2 to the power 4 is 1/16, still not less than 1/20. 1/2 to the power 5 is 1/32, and this is less than 1/20.
तो यानी कि हमारा n इज इक्वल 5 होगा, n इज इक्वल 5 विल बी द आंसर। देखिए हमें ऐसा मिनिमम नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो दैट इज इक्वल 5। ओके ठीक है। अगर फ्रैक्शन के बजाय हम यहाँ पे नंबर्स में देखते, ठीक है, डेसिमल में देखते तो 1/4 आता 0.25, 1/8 0.125, फिर 1/16 आया हमारा 0.0625, और 1/32 उसका भी हाफ आया, विच विल बी रफली 0.03 125, रफली क्या प्रेसाइजली यही वैल्यू है, ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 0.5 जो कि 0.05 जो कि 1/20 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a solid sphere is 6 centimeter. If the sphere is melted and drawn into a wire of diameter 2 millimeters, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? अगेन देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डेटा में पहले हमें गिवन है सेंटीमीटर में और बाद में गिवन है मिलीमीटर में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, गिवन है डायमीटर ये भी ध्यान रखना है, और हमें लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है। क्या चीज़ चेंज नहीं होगा? सिंस स्फेयर हैज बीन मेल्टेड तो वॉल्यूम विल बी अनचेंज्ड, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड अल्टीमेटली वायर विच इज सिलेंडर, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और आर हमारा क्या है? आर इज 3 सेंटीमीटर, तो या तो सेंटीमीटर में रखो, सेंटीमीटर में ही रखते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अल्टीमेटली आंसर हमें मीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज को रखते हैं, तो 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो दिस इज आवर वॉल्यूम एंड दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम द सेकंड सिनेरियो विच इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर क्या होगा? डायमीटर 2 mm है, तो रेडियस विल बी 1 mm, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच विल बी हाइट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर बच जाएगा हमारा 4 × 3 × 3 दैट इज 36, तो एच विल बी इक्वल टू 36 × 100, 3600 सेंटीमीटर, बट क्योंकि मीटर में वैल्यू गिवन है तो दैट विल बी 36 मीटर्स, लेंथ विल बी 36 मीटर्स, ऑप्शन डी। ओके ठीक है, और कई क्वेश्चंस देखा जहाँ पे कि नॉट दिस ऑप्शन था, तो नॉट दिस ऑप्शन था, तो नॉट दिस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आंसर भी है, इजंट इट? ठीक है नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides measure 25 cm 13 cm while the other two sides measure 15 cm each। तो अगर other two sides, दो तो हो गई पैरेलल साइड्स, other two sides अगर इक्वल है so that is a case of isosceles trapezium, because non parallel sides are equal, so isosceles trapezium। Two sides are parallel 13 and 25, so this is 13, this is 25, parallel sides A, B, C and D, and then non parallel sides AD and BC are also equal, ऑल्सो यानी कि दीज आर इक्वल, क्योंकि ए बी और सी डी आर इक्वल थोड़ी है, पैरेलल है, ठीक है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी is equal to BC. So this is the case of isosceles trapezium. Okay, and in that scenario, if you drop a particular, क्योंकि हमें एरिया चाहिए ना, एरिया चाहिए ट्रेपेजियम का, और एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल 1/2 into sum of parallel sides multiplied by height, ठीक है। हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, सो इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी टू सी डी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, दोनों से ड्रॉप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ हाइट चाहिए, अभी निकालना पड़ेगा, पता तो नहीं। ए डी इज इक्वल 15 एंड सिंस लेट अस से दीस पॉइंट्स आर पी एंड क्यू, सो ए बी एंड पी क्यू, क्योंकि अल्टीमेटली ए बी क्यू पी क्या बनेगा? ए बी क्यू पी विल बी अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ऑल एंगल्स आर 90, तो दिस इज रेक्टेंगल। So if this height is equal to h, this is h, this is h, this is 13, AB is 13, तो PQ will also be 13, ठीक है, PQ will also be 13,
और अगर PQ 13 हो गया और साथ में अब ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो डेफिनेटली DP एंड QC विल बी इक्वल, बिकॉज ऑब्वियसली H तो सेम ही है दोनों में, यानी कि परपेंडिकुलर तो सेम ही है, तो एक साइड हमारा हाइपोटेन्यूज 15 है इन बोथ केसेस, तो DP एंड QC विल ऑल्सो बी इक्वल, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब 13 वैल्यू आ रहा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगा, और दोनों का वैल्यू समेशन क्या आ रहा है, इफ दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B, तो A प्लस B आ रहा है इक्वल टू 12, क्योंकि टोटल 25 आ रहा था, 25 में 13 सब्ट्रैक्ट करो 12 आ रहा है, और दोनों की वैल्यू इक्वल करोगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, सो DP इज इक्वल टू 6 एंड QC विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से H की वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसी भी एक वैल्यू में फिट कर दो, तो H विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ DA स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर 225 माइनस 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 189, और 189 है 21 इंटू 9, so this is root of 21 into 9, so that is equal to 3 root 21, so H comes out to be equal to 3 root 21, so area will be equal to 1 by 2 into 13 plus 25 into 3 root 21, जो कि हो जाएगा 38 by 2, 19 into 3, 57 root 21, so final answer will be 57 root 21 in this case, option C will be the answer. Okay, ठीक है, next question, if x square plus 1 upon x square is equal to 83 and x is greater than 1, then what will be the value of x cube minus 1 upon x cube? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है 83, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो जस्ट इन केस अगर हमें पता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इफ दैट इज इक्वल टू के, तो इन दैट केस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k, तो अगर हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स पता कर लें तो फिर उस केस में एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2, और यही हमें पता है, तो के स्क्वायर प्लस 2 हमें गिवन है इक्वल टू 83, तो के स्क्वायर मिल रहा है 81, तो के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, के विल इक्वल टू प्लस माइनस 9, देखिए फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्स माइनस 1 बाई एक्स विल बी इक्वल टू इधर प्लस 9 और माइनस 9, अब कौन सा वैल्यू होगा इनमें से, तो इसी के लिए क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1, सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स विल बी लेस देन 1, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स सॉरी, तो फिर 1 बाई एक्स विल बी लेस देन 1, so in that case x minus 1 by x, this will be a positive value and hence this will be equal to plus 9, minus 9 नहीं होगा, अगर x less than 1 होता तो 1 by x greater than 1 होता, in that case नेगेटिव वैल्यू होता, तो क्लियरली x minus 1 by x is equal to 9, तो k की वैल्यू प्रेसाइजली हमें 9 मिल रहा है, और k इक्वल टू 9 मिल गया तो x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब क्या होगा, दैट विल बी k क्यूब विच इज 9 क्यूब प्लस 3 इंटू k, 3 इंटू 9, so 729 plus 27 756, this will be the answer, option B 756. Okay, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if one angle of a parallelogram is 24 degrees less than twice its adjacent angle, then largest angle of the parallelogram क्या होगा, one angle is 24 less than twice adjacent, और sum of adjacent angles in a parallelogram that is equal to 180 degrees, adjacent angles are supplementary and sum of them is 180, so if one angle is theta, the other angle is 24 less than twice यानी 2 theta minus 24, okay, and their sum is 180, so theta plus 2 theta minus 24, this is equal to 180, 3 theta is equal to 204, and hence theta is equal to 204 by 3 which is 68 degrees, एक एंगल 68 आ गया और दोनों का सम 180 होगा, तो अदर एंगल विल बी 112 डिग्रीज, तो दैट विल बी द आंसर, बिकॉज लार्जर एंगल पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा 112, बिकॉज इफ दिस इज थीटा तो अपोजिट एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड इफ दिस इज 2 थीटा माइनस 24, अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 2 थीटा माइनस 24, ठीक है, सो दो पेयर्स होते हैं हमारे बेसिकली, तो सेकंड एंगल या लार्जेस्ट एंगल विल बी 112 डिग्री और स्मॉलेस्ट होगा 68, ओके।
Next question. The pair of tangents drawn from an external point to a circle are perpendicular to each other, and the length of each tangent from the point to the circle that is 5 centimeter. So radius of the circle क्या होगा? So this is the circle, and then we have pair of tangents which are perpendicular. ठीक है? So let us say this is point P, this is point A, this is point B, and then it is given that tangents are perpendicular. Additionally, if this is center point O, so OA will be perpendicular to tangent also, और OB will be perpendicular to tangent also, because OA and OB क्या है? These are radius. ठीक है, अब OA और OB क्या है? These are radius. Radius है तो इक्वल होगी, और tangents from a point are also equal. So PA will be equal to PB. Okay, PA equal to PB and OA equal to OB, that is equal to radius. एडिशनली गिवन है कि हमारी परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स आपस में, तो पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी, एंड रेडियस वैसे ही परपेंडिकुलर होता है. सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी. सो तीन एंगल्स हमारे 90 आ गए, और दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ एंगल्स इज 360. तो डेफिनेटली एंगल बिटवीन AO एंड OB दैट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर. सो सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 होंगे, एंड इफ ऑल एंगल्स आर 90, इन दैट केस देखो शेप देख के भले नहीं लग रहा, but this is a rectangle because all angles are 90. So this is a rectangle, और एक rectangle जिसमें कि consecutive sides, adjacent sides equal होंगी, तो that is a square basically. रेक्टेंगल में अगर adjacent sides equal, length और breadth दोनों equal हैं, तो that is a square. So this is basically a square, और अगर square है तो that implies that PA will be equal to OA. All sides will be equal. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है लेंथ और टेंजेंट दैट इज 5 सेंटीमीटर. सिंस PA इज इक्वल टू 5, OA विल आल्सो बी इक्वल टू 5, यानी रेडियस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना होता है. क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल भी पूछ सकता था. तो क्या होता है? दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5, तो दिस वुड हैव बीन, OP वुड हैव बीन 5 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Coins of rupees 2, 5 and 10 denominations are in a bag in the ratio 30, 20 and 10. So of which INR 55 coins amount to rupees 250. So what is the total value of coins in the bag? There are three types of coins: rupees 5, rupees 10 and rupees 2. और एडिशनली गिवन है हमें कि अमाउंट जो है 5 रुपी कॉइन्स का कितना है, टोटल 250 हो रहा है. तो कितने कॉइन्स होंगे 5 रुपीज़ के? रेशियो क्या है? रेशियो अल्टीमेटली हमारा 3:2:1, 30, 20, 10, यानी कि सिंप्लीफाई करके दिस इज 3:2:1. और एक्चुअल नंबर है पता चल जाएगा विद गिवन इन्फॉर्मेशन कि क्योंकि 5 रुपीज़ के हमारे पास टोटल अमाउंट हो रहा है 250. ठीक है, तो अगर हमें नंबर चाहिए तो कितने मिल जाएंगे? 50 कॉइन्स मिल जाएंगे, यानी कि 5 रुपीज़ के हमारे पास 50 कॉइन्स रहे होंगे. और अगर 5 रुपीज़ के 50 कॉइन्स रहे हैं और 2 यूनिट्स वैल्यू है, यूनिट्स में रेशियो में 3:1 था, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू अगर 50 है, 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा? 75 होगा, बिकॉज 1 यूनिट का वैल्यू होगा 25. So 25 coins of rupees 10, 50 coins of rupees 5 and 75 coins of rupees 2. अब ऐड कर लो, 2 इंटू 75 यानी कि 150 रुपीज़, प्लस 5 इंटू 50, ये तो पहले ही गिवन था 250 रुपीज़, और 10 इंटू 25 दैट इज ऑल्सो 250 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 150 प्लस 250 प्लस 250 दैट इज इक्वल 650 रुपीज़. ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. क्या क्लियर है? अब 30, 20, 10 जो रेशियो गिवन था, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 20 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और नहीं आ रहा है बिकॉज वो अननेसरी तुम्हें बस मल्टीप्लाई कर दिया था रेशियो में. अदरवाइज सिंप्लीफाइड रेशियो हमारा 3:2:1 का है. ठीक है, 30, 20, 10 को तुम 60, 40, 20 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेशियो तो आ रहा है, ठीक है, रेशियो तो मैच करेगा, बट 40 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं, क्योंकि मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब आएगा तब हम डेफिनेटली कह सकते हैं. ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर अगर नहीं निकालना होता
तो 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें रेशियो पता ही है कि रेशियो हमारा 3:1 का। तो अगर 3:1 ही कॉइन्स होते रिस्पेक्टिवली तो कितना अमाउंट बनता? 3 × 2 6 बनता, 5 × 2 10 बनता, 10 × 1 10 बनता, लेकिन टोटल अमाउंट बनता हमारा 26 रुपीज़। इजंट इट सो? बट एक्चुअल केस में क्या है कि जो हमारा 10 यूनिट्स की वैल्यू है, दिस 10 यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू 250 रुपीज़। तो दिस इज इक्वल टू 250, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल 25 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 26 को 25 से, तो आंसर हमें मिल जाएगा 26 × 25, दैट इज इक्वल टू 650 रुपीज़। तो दैट मस्ट बी द फाइनल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स तो चाहिए नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है उनको निकालने का, स्ट्रेट अवे आंसर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। sin theta upon 1 plus cos theta is equal to which of the following? 1 plus cos theta by sin theta, 1 minus cos theta by cos theta, 1 minus cos theta by sin theta, या 1 minus sin theta by cos theta। ओके, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यूज द आइडेंटिटी, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशनशिप हमें यूज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं? तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे गिवन हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो कितना फिर हमारे डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमें, तो मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर विल बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओनली। तो इफेक्टिवली दिस विल बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, तो ट्रायंगल क्या होगा? वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो एंगल्स हमारे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल 180, और इसमें फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा भी है, रिप्लेस कर दो। ठीक है, बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा रिप्लेस कर दो, तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल 180, यानी कि अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर तीन एंगल्स का सम 180 है और एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि डेफिनेटली दैट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90, और देन इन दैट केस दैट ट्रायंगल इज डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होगा? यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल होंगे, और इक्विलैटरल में सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ऑब्ट्यूस में द लार्जेस्ट एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। Next one, if PQ and R are in a geometric progression, which of the following is true about QR, PR and PQ? QR, PR और PQ में क्या चीज़ true होगा? If PQ are in GP, if three terms PQR, if these are in geometric progression, then that implies that middle term squared यानी कि Q square, this will be equal to PR. This will be equal to PR. ठीक है, अब हमें गिवन है कि QR, PR और PQ में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो या तो मिडिल टर्म का स्क्वायर करके यहाँ पे देखें क्या यहाँ भी जीपी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एपी तो कैसे फॉर्म होगा? अभी जो गिवन टर्म्स है यहाँ पे एपी कैसे फॉर्म होगा? मुश्किल है, लॉग वगैरह होता, कुछ और करते तो कहीं पे एपी जैसा फॉर्म हो सकता था। तो जीपी के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो पी आर स्क्वायर्ड क्या आ जाएगा? पी आर होल स्क्वायर भी पी स्क्वायर आर स्क्वायर, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, पी आर क्या है? पी आर कैन बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो पी आर क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को, तो पी क्यू इंटू क्यू आर, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू पी आर, और पी आर भी क्या है? क्यू स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो क्यू टू पावर 4, लेकिन डेफिनेटली मिडिल टर्म स्क्वायर्ड is equal product of the first term and third term. So yes, these are also in geometric progression. है कि नहीं? जीपी में आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि एपी में तो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा था जिस तरह के टर्म्स थे, या कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली जीपी टेस्ट करना था, अगर नहीं होता तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होता हमारा उस केस में। बाकी कन्वेंशनली ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर भी होगा कि पी क्यू आर है हमारे जीपी में है, तो पहले टर्म को पी मान लिया, पहला टर्म तो पी है ही, सेकेंड टर्म पी इंटू सम कॉमन रेशियो लेट अस से दैट इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहाँ पे आर तो ऑलरेडी टर्म माना हुआ है, पी टी स्क्वायर, तो पी टी एंड पी टी स्क्वायर दीज आर टर्म्स। अब कन्वर्ट करो क्यू आर पी आर और पी क्यू को भी इसी फॉर्मेट में, तो क्यू आर पी आर एंड पी क्यू, तो क्यू इंटू आर हो जाएगा हमारा इक्वल टू पी टी इंटू पी टी स्क्वायर, तो दिस इज पी स्क्वायर पी क्यू, पी आर हो जाएगा पी इंटू पी टी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर
टी स्क्वायर, और पी क्यू हो जाएगा पी इंटू पी टी यानी पी स्क्वायर टी। तो फर्स्ट हमारा पी स्क्वायर टी क्यूब, सेकंड आ रहा पी स्क्वायर टी स्क्वायर, थर्ड आ रहा पी स्क्वायर टी यानी कि पी स्क्वायर टी क्यूब। तो डिवाइड करोगे टी से तो आएगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर फर्दर डिवाइड करोगे टी से तो आएगा पी स्क्वायर टी यानी कि दीज आर इन जीपी, दीज आर इन जीपी, क्योंकि डिवाइड करने पे टी से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें मिल रहे हैं लगातार। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टर्म क्या था, नेक्स्ट टर्म फिर पी स्क्वायर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंक्लूडेड इनसाइड द पॉइंट्स -1, -2, -1, 7, 2 एंड 7, 4। नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट टू पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, नेक्स्ट टू पॉइंट्स में भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और सेकंड और फोर्थ पॉइंट में भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ पे हमें इजीली वैल्यूज मिलेंगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। फर्स्ट पॉइंट इज -1, 2, -1, 2, और सिमिलर पॉइंट -1 मिल रहा है -1, 4, देन 7, 2 एंड 7, 4। So are you able to identify now that this must be a rectangle? रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। -1 से लेकर 7 तक कितना डिस्टेंस आया, 8 का डिस्टेंस आया, तो लेंथ इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। और 2 से 4 तक, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट्स 2 है यहाँ पे और 4 है, गैप आ रहा है 2 का, तो 2 विल बी हाइट, 8 हो जाएगा लेंथ, 2 हो जाएगी हाइट या ब्रेड्थ। ठीक है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी। ठीक है, next question. A thief runs away from a police station with a uniform speed of 100 meters per minute. After 1 minute, a policeman runs behind the thief to catch him. He runs at a speed of 100 meters per minute for in the first minute and increases the speed by 10 meters per minute in each succeeding minute. तो हर एक मिनट में वो अपना स्पीड 10 meters per minute से इंक्रीज कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ विच मिनट विल द पुलिसमैन बी एबल टू कैच द थीफ। अब यहाँ पे डायरेक्टली कोई फॉर्मुला नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज हर एक बार उसका स्पीड चेंज हो रहा है। पुलिसमैन का स्पीड इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज वेरिएबल, है कि नहीं। तो पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में स्पीड ऑफ द पुलिस मैन दैट इज इक्वल टू 100, सेकंड मिनट में दैट इज 110, थर्ड मिनट में दैट इज 120 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बैटरी ऑपरेटेड पुलिस मैन है शायद कि हर थोड़े थोड़े देर में स्पीड बदल रहा है उसका। एनीवे, सो स्पीड थीफ का कांस्टेंट है 100 मीटर्स पर मिनट, थीफ का स्पीड कांस्टेंट है 100 मीटर्स पर मिनट। तो क्या होगा कि देयर इज अ थीफ एंड देन पुलिस मैन, ओके। तो आफ्टर 1 minute thief has traveled or run 100 meters but policeman is at 0, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, isn't it so? स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। अब 1 मिनट के बाद में पुलिसमैन दौड़ना शुरू करता है, तो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर 1 मिनट। अब मिनट 2 पे क्या होगा, पुलिसमैन विल रन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट, तो 100 मीटर्स ट्रैवल किया होगा, बट थीफ भी 100 मीटर्स चल गया होगा, तो प्लस 100 थीफ आ जाएगा 200 की डिस्टेंस पे, यानी कि अभी भी देयर इज अ गैप बिटवीन देम, 100 मीटर्स का गैप है, तो गैप अभी भी उतना ही है। बट एट द एंड ऑफ मिनट नंबर 3 क्या होगा, पुलिसमैन का स्पीड इज नाउ 110, कैसे इंक्रीज कर गया, तो 100 प्लस 110 210, और थीफ का स्पीड तो 100 ही है, तो थीफ के केस में प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज विद 300। एट द एंड ऑफ मिनट 4 थीफ पहुंच जाएगा 400 मीटर्स की डिस्टेंस पे, और पुलिस में कितना ट्रैवल किया होगा, प्लस 120, तो दैट विल बी 330। स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 70, बट गैप अब कम हो रहा है। अब मिनट 5 पे स्पीड ऑफ द पुलिस मैन विल बी 130, तो दैट विल बी 460, एंड फॉर द थीफ 100 ही रहेगा, तो 500 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ मिनट 6 स्पीड ऑफ पुलिस मैन विल बी 140, तो 460 प्लस 140 इज इक्वल टू 600, और थीफ का 100 ऐड करके 600 हो जाएगा, यानी कि अब दोनों फेस टू फेस हो गए। So now the policeman is able to catch thief at the end of minute number 6. Option A will be the answer. At the end of minute number 6, the policeman will be able to catch the thief. ठीक है, क्या क्लियर है?
ठीक है, और इसको वैसे सोचते तो ऐसा भी सोच सकते थे, क्योंकि अगर मान लो 6 की बजाय 10 होता, 12 होता, तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगा सकते थे, लॉजिकली हम ऐसे सोच सकते थे कि टू स्टार्ट विद, आफ्टर 1 मिनट द थीफ इज एट दिस प्लेस, लेट अस से, ठीक है, दिस इज थीफ, एंड गैप बिटवीन पुलिस मैन एंड थीफ दैट इज 100 मीटर्स, दिस इज आफ्टर 1 मिनट। ओके, और सेकंड मिनट में क्या हो रहा है, सेकंड मिनट में स्पीड ऑफ द थीफ एंड स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इज सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और अगर स्पीड भी सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि सेकंड मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज स्पीड इज सेम, यानी 100 मीटर्स पर मिनट है दोनों के केस में, तो क्या डिस्टेंस बीच में कम होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, तो सेकंड मिनट के एंड में भी डिस्टेंस तो उनके बीच में आइडेंटिकल ही रहेगा, एट द मिनट 2 ऑल्सो द डिस्टेंस विल बी 100 मीटर्स ओनली। इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट मिनट में स्पीड में डिफरेंस आएगा 10 का, पुलिसमैन का स्पीड विल इंक्रीज बाई 10, सो नाउ देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 10, तो दैट इज वाई 10 मीटर्स से स्पीड गैप रिड्यूस होगा, गैप रिड्यूस होगा। ठीक है, मिनट 3 में गैप रिड्यूस होगा 10 मीटर्स पे, बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सो 90 हो जाएगा। मिनट 4 में 20 से रिड्यूस होगा, बिकॉज स्पीड ऑफ 20 से इंक्रीज कर गया, 70 हो जाएगा। मिनट 5 में 30 से रिड्यूस होगा, 40 हो जाएगा, और फिर एट द एंड ऑफ मिनट 6 40 से रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, गैप 0 हो जाएगा, तो पुलिस मैन विल बी एबल टू कैच अप एट द एंड ऑफ मिनट 6। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एक एपी फॉर्म हो रहा है, एक एपी हमारा फॉर्म हो रहा है, तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होता, ज़्यादा उनके बीच में गैप होता, तो हम यहाँ पे एपी फॉर्म करके आइडेंटिफाई कर सकते थे। बस ध्यान रखना, मिनट 2 पे 100 था, उसके बाद जो एपी से तुम्हारा एन वैल्यू आएगा तो वो 2 में ऐड करोगे, एन इज इक्वल टू 4 आता है जैसे इस केस में, तो तुम 2 में ऐड करके आंसर करते, ये ध्यान रखना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% of boys in a class made it past 90th percentile, while 12% of the girls in the same class made it past that mark. Suppose there are 120 students in this class, so what is the number of boys? अगर टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, गिवन क्या है कि 90th परसेंटाइल, मतलब क्या हुआ कि 10% स्टूडेंट्स विल बी अबव 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल यानी कि 10% आर अबव, 10% आर अबव 90th परसेंटाइल। ठीक है, और टोटल 120 स्टूडेंट्स है, तो 10% क्या होगा, यानी कि 12, बेसिकली 12 स्टूडेंट्स आर इन टोटल आर अबव 90th परसेंटाइल। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8% ऑफ बॉयज, अब टोटल 120 क्या होगा हमारा, अगर बॉयज बी हैं, गर्ल्स जी हैं, तो बी प्लस जी विल बी इक्वल टू 120। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन इज दैट 8% ऑफ बॉयज मेड इट पास द 90th परसेंटाइल, यानी 8% ऑफ बॉयज आर अबव 90th परसेंटाइल एंड 12% गर्ल्स आर अबव 90th परसेंटाइल। टोटल बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितना होगा, 12 होगा, तो 8% ऑफ बॉयज यानी 8b/100 प्लस 12% ऑफ गर्ल्स यानी 12g/100, दिस इज इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, दिस विल बी 2b/25 प्लस 3g/25, दिस इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई बाई 25, इक्वेशन आ जाएगा 2b प्लस 3g, दिस इज इक्वल टू 300, और b प्लस जी 120 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 2b प्लस 2g, दिस इज इक्वल टू 240, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा g इज इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 60 आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 60 है तो बॉयज भी 60 ही होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल टू 60। ओके, क्या क्लियर है? बट दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड, ऑल्सो ड्रॉप्ड, 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट ड्रॉप हुए थे इस से, दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड। क्यों ड्रॉप हुआ था, बिकॉज एक डिस्क्रिपेंसी है इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, बॉयज 60 आ गए हमारे, गर्ल्स 60 आ गए, बट क्वेश्चन स्टार्ट में क्या कह रहा है कि 8% ऑफ द बॉयज इन अ क्लास मेड इट पास्ट द 90th परसेंटाइल, तो 8% क्या होगा 60 का, तो 8% ऑफ 60, दिस इज इक्वल टू 4.8। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4.8 बॉयज 90th परसेंटाइल क्रॉस करें, तो ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता ना, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है, 8% ऑफ 60 दैट इज 4.8, 12% ऑफ गर्ल्स एंड 12% ऑफ 60 दैट इज 7.2, तो गर्ल्स और बॉयज फ्रैक्शन में आ रहे हैं जो कि पास किए होंगे 90th परसेंटाइल को, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर अदरवाइज यहाँ पे अगर 1200 होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, उस केस में आंसर 600 हो जाता, क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बट एनी वे दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जो वैल्यूज आया था वो फ्रैक्शन में आ रहा था। ठीक है, आंसर तो ठीक आ रहा है, बट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, कहीं ना कहीं, यानी कि यही एरर है कि अगर 1200 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what must be added to x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1 so that the result is exactly divisible by x square plus 2x minus 3, exactly divisible by x square plus 2x minus 3 है कि रिमाइंडर हमारा अल्टीमेटली जीरो चाहिए हमको, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो या तो प्रॉपर्ली डिवाइड कर लें, देख लें एंड में रिमाइंडर क्या आता है अकॉर्डिंगली, और ऐड करना है हमें, ठीक है, ऐड करना है। तो पहले रिमाइंडर देख लेते हैं प्रॉपर्ली डिवाइड करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज अ डिवाइजर, और डिवाइड करने में एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो एक्स टू द पावर 4 को डिवाइड करना एक्स स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये भी कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सो प्लस 1 कर दो, so x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अगेन सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, x माइनस 2x विल बी माइनस x और माइनस 1 प्लस 3 विल बी प्लस 2, तो माइनस x प्लस 2 दिस विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे डिग्री हमारा, क्योंकि डिग्री 2 का डिवाइजर है हमारा, तो डिग्री 2 से छोटा आ गया तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली माइनस एक्स प्लस 2 विल बी द रिमाइंडर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज अवर कोशेंट। मतलब हमें किससे मतलब रिमाइंडर से। अब अगर ऐड करना है तो क्या ऐड करोगे, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर हमारा मान लो 5 आ रहा होता तो माइनस 5 ऐड कर देते, माइनस 5 ऐड करने से आंसर आया था। तो माइनस एक्स प्लस 2 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इफ यू ऐड एक्स माइनस 2 तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 2 शुड बी एडेड, है कि नहीं। एक्स माइनस 2 ऐड करने से हमारे रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, एक्स माइनस 2 शुड बी एडेड, ऑप्शन में एक्स माइनस 2 गिवन ही नहीं है, ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज गिवन है, तो ये सब आंसर तो होंगे नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसको ऐड करने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं जस्ट इन केस तो क्या बचेगा रिमाइंडर, ये देख लो, तो माइनस एक्स प्लस 2 रिमाइंडर आ ही रहा था, अब ऐड किया अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो डिवाइड नहीं करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्या क्लियर है। अगर क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड, ठीक है, तो एक और ऑप्शन था जो अगर रहता क्वेश्चन में तो कंफ्यूज कर सकता था, या मतलब जो आंसर होता, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स माइनस 2 ऐड किया तब तो आंसर आएगा ही आएगा, बट अदर देन दैट अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3 का कोई मल्टीपल ऐड करें और फिर साथ में एक्स माइनस 2 ऐड करें तब भी आंसर होगा, यानी अगर हमने इतना भी ऐड किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 तब भी अल्टीमेटली रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता था कि एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन देता तब फिर वो आंसर होता, ठीक है, बट उस केस में वो मिनिमम नहीं होना चाहिए, मस्ट भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, कि मतलब व्हाट कैन बी एडेड सो दैट द रिजल्ट इज विजिबल, तो उस केस में दिस कुड आल्सो हैव बीन द आंसर, बिकॉज एक ऑप्शन में एक्स स्क्वायर भी गिवन है ना, ठीक है। सो दैट इज वाई ये बात भी समझ में आनी चाहिए। ये तो अप्रोच हो गया हमारा प्रॉपर्ली डिवाइड करके, और ऐसे ही करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करोगे। बट एक और मेथड देख लेते हैं, एक और मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अगर हमें कभी भी कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स टू पावर एन प्लस ए टू टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, और फिर एक्स इक्वल टू समथिंग रखें, हमने मान लो एक्स माइनस ए से डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो, तो पी ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अवर रिमाइंडर। इजंट इट सो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, और फैक्टराइज करने पे क्या है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस विल बी एक्स माइनस 1 इंटू सम आ रहा है माइनस 2 और प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 3, तो सेकंड फैक्टर विल बी 3, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एस प्लस 2x माइनस 3, तो यस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, यानी कि यहाँ पे रूट्स हमें मिल रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो हम इस पूरी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, करेंगे पहले तरीके से, बट इस तरीके को भी समझ लेते हैं प्रॉपर्ली ताकि कोई इजी क्वेश्चन आए इसमें तो ये भी हैंडल कर सको। तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आएगा आर एक्स, क्योंकि रिमाइंडर कांस्टेंट भी हो सकता है और रिमाइंडर में एक्स का टर्म भी हो सकता है। अब रिमाइंडर हमेशा जो डिग्री होगा रिमाइंडर का वो 1 छोटा होगा कंपेयर टू
द डिवाइजर, तो डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर एज्यूम करेंगे हम ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी शुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नाउ इफ यू पुट दो रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 3, दो रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं इसको ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। एक्स टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स कोशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आया था हमारा ए एक्स प्लस बी। ओके, नाउ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे ही एक्स इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस पार्ट ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इफेक्टिवली, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा हमारा, एक्स टू द पावर 4 यानी कि 1 टू द पावर 4, 1 प्लस 2 माइनस 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस बी, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 है तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, और सेकंड केस में एक्स इक्वल टू माइनस 3 पुट कर दो, एक्स इक्वल माइनस 3 पे भी दिस पार्ट विल बी 0, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू क्यू एक्स, वैल्यू आ जाएगा माइनस 3 टू पावर 4 यानी कि 81 प्लस 2 इंटू माइनस 3 क्यूब यानी कि माइनस 54 माइनस 2 इंटू 9 यानी 18 माइनस 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गया 27 माइनस 18 9, 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 3 ए प्लस बी, ए प्लस बी आया 1 और माइनस 3 प्लस बी आया 5। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3 ए प्लस बी इज 5, तो 3a minus b will be minus 5. Add both equations, तो 4a comes out equal to minus 4. So a will be equal to minus 1 और b equal to आ जाएगा 2. a minus 1 and b is equal to 2 यानी कि हमारा रिमाइंडर will be equal to minus x plus 2. ठीक है, minus x plus 2 जो ऑलरेडी हमें मिल ही गया था इस तरह से, बट ऐसे भी ये भी तरीका समझ में आना चाहिए क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में ये मेथड भी जरूरी पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्म में फ्रेम होता है। ओके, क्या मेथड समझ पा रहे हो? सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हाँ, सारे के सारे 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। विद दिस आई बिलीव कि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हैं सारे के सारे समझ में होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं का डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।